की रात तेरे घर पर प्रेत तांडव करेंगे। तुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोची होंगी। ताऊ जी से ऐसी बातें सुनने के बाद उस रात अनिल और बबीता दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी लगभग 1 बजे के करीब उन्हें अपने घर के बाहर कई सारे लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। बबीता, तुम्हें ये कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं क्या? हाँ, पर इतनी रात को इतने सारे लोग हमारे घर क्यों आएंगे? हाँ, वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाकर देखता हूँ। रुको, पहले मुझे खिड़की से देखने दो। तो कविता बिस्तर से उठकर सामने की खिड़की के पास चली गई और बाहर झांकने लगी। क्या हुआ? कौन है? पता नहीं, बाहर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या? फिर ये कदमों की आवाजें किसकी थी? चलो बाहर चलकर देखते हैं। पर जैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला, वहाँ कोई भी नहीं था। अरे, बाहर तो कोई भी नहीं है। फिर हमें किसकी कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी? पता नहीं, छोड़ो, रहने देते हैं, शायद हमारा वहम होगा। अनिल और कविता दरवाजे को बंद करके अभी मुड़े थे कि उन्हें अपने कमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसने उनका खून जमा दिया। कमरे में ठीक बिस्तर के बगल में अनिल की भाभी खड़ी थी और वो एकटक अनिल के बेटे को घूरे जा रही थी। पर इससे पहले कि अनिल और बबीता कुछ सोच पाते, उसकी भाभी ने अपने बाल जोर जोर से घुमाने शुरू कर दिए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर अनिल और बबीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उनकी भाभी अपने बाल घुमा रही थी, वैसे वैसे उनका बेटा हवा में उठता जा रहा था, मानो कोई शैतानी ताकत उसके शरीर पर हावी हो रही हो। अनिल और बबीता खौफ से ये सब देख ही रहे थे कि तभी घर के बाहर से एक आवाज गूंजी, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। उस जयकारे के बाद मानो पूरा माहौल ही बदल गया। सब कुछ शांत हो चुका था। न तो अब कमरे के अंदर भाभी दिख रही थी और न ही उनका बेटा हवा में प्रेत की तरह तैर रहा था। पिछले 2 मिनट के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसने अनिल और बबीता को डरा कर रख दिया था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, पर फिर अनिल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बबीता, तुमने भी कमरे में भाभी को देखा था ना? देखा तो था। और तुमने देखा था ना कि कैसे वो बाल घुमा रही थी? और हाँ, सब देखा मैंने। तो फिर वो कहाँ चली गई? और ये बजरंगबली का जयकारा किसने लगाया था? पता नहीं, आवाज तो मुझे भी आई थी, पर ना जाने वो था कौन। एक काम करते हैं, कमरे में चलते हैं। ताऊ जी ने कहा था कि आज की रात कुछ अजीब देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये सब उसी का हिस्सा हो सकता है। अनिल और बबीता कमरे में पहुंचे ही थे कि उन्हें अपना बेटा बिस्तर पर रोता हुआ दिखा। बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? पेट दर्द, बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है मम्मी। पेट दर्द? अभी तो तू अच्छे से सो रहा था, अचानक से पेट में दर्द कैसे होने लगा? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? अरे बेटा, कुछ बोल। रहने दीजिए, मैं एक काम करती हूँ, इसे दवाई दे देती हूँ, अलमारी में ही पड़ी है। ठीक है। तो बबीता कमरे से बाहर अलमारी में से दवाई लेने चली आई, पर उसे ये नहीं पता था कि अभी तो खेल बस शुरू हुआ था, क्योंकि उसके बेटे ने अब रोना बंद कर दिया था और बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। ये सब कुछ अनिल अपनी आंखों से देख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बेटा मन्नू कर क्या रहा है। अरे मन्नू खिड़की के पास क्या करने चला गया? पेट दर्द हो रहा था ना तेरा? चल आजा, बिस्तर पर लेट जा। पर मन्नू कहाँ सुनने वाला था। उसके कानों पर तो जैसे पर्दे पड़ गए थे। वो तो बस एकटक खिड़की के पास खड़ा कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। ओह,
अच्छा, सच्ची? मन्नू को हंसता देखकर अनिल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मन्नू ने हंसना बंद कर दिया और बोला, क्या? आटा और चीनी? हाँ, लाता हूँ ना, अभी लाता हूँ। इतना कहकर मन्नू रसोई की ओर चल दिया और अनिल कमरे से बाहर आकर उसे गौर से देखने लगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। उसने देखा कि मन्नू ने पहले तो अपने शरीर पर आटा मला, उसके बाद हाथों में एक मुट्ठी चीनी लेकर दोबारा उस खिड़की के पास पहुंच गया और फिर उसने अपना नाम लिया मन्नू। और चीनी को खिड़की के बाहर गिरा दिया। अनिल को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा इतनी रात को ये कैसे खेल खेल रहा था। मन्नू क्या कर रहा है ये? कुछ देर तो वो खामोश रहा, पर फिर वो बोला, कविता आई है, उसे मन्नू के नाम की भेंट चाहिए। इतना कहते ही मन्नू जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगा। मन्नू, तू ये क्या कर रहा है बेटा? और तू कविता भाभी का नाम क्यों ले रहा है? अनिल मन्नू से सवाल कर ही रहा था कि तभी बबीता वहां पहुंच गई। क्या हुआ? पता नहीं, अभी बिस्तर से उठा, खिड़की पर गया और वहां खड़ा होकर बड़बड़ाने लगा, मानो किसी से बात कर रहा हो। फिर रसोई में जाकर आटा खुद के ऊपर लगा लिया और यहाँ खिड़की के पास एक मुट्ठी चीनी लेकर आया और अपना नाम बोलकर खिड़की के बाहर गिरा दिया। मैंने पूछा तो कहता है कविता भाभी ने मंगाया था, और अब ये पागलों जैसा हंस रहा है। पता नहीं इतनी रात को इसे कैसा मजाक सूझ रहा है। नहीं, ये मजाक नहीं है। मुझे खूब अच्छे से समझ आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब? ये सब भाभी का किया धरा है। रुको, मैं अभी जोत जलाती हूँ, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। अरे बबीता, पर तुम रुको तो। बबीता भागी भागी अपने घर के मंदिर के सामने गई और उसके पट खोल दिए। मंदिर के पट खोलते ही मन्नू गुर्राने सा लगा, पर बबीता जानती थी कि वो क्या कर रही है। उसने जैसे ही हनुमान जी के आगे दिया जलाया, मन्नू की गुर्राहट और हंसी दोनों गायब सी हो गई और वो वहीं खिड़की के पास कोने में बैठकर रोने सा लगा। मानो बबीता के हनुमान जाप से उसे तकलीफ सी हो रही हो। थोड़ी ही देर बाद बबीता रोती हुई मन्नू के पास आई और उसके सर पर 2 बार हाथ घुमाकर उसकी चोटी पकड़कर बोली, नाम बता और चला जा। नाम बता और चला जा। मनोज। मन्नू ने किसी मनोज का नाम लिया था जिसे न तो अनिल जानता था न ही बबीता, पर नाम लेते ही मन्नू मानो गहरी नींद में चला गया। जब बबीता ने उसे बिस्तर पर लिटाया तो अनिल से पूछा, ये क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और तुमने किया क्या? और ये मनोज कौन है? और मन्नू, ये ठीक तो है? चिंता मत करो, मन्नू ठीक है। मैंने वही किया जितना मुझे आता था, और मनोज कोई और नहीं बल्कि वही प्रेत है जिसे भाभी ने हम पर छोड़ा हुआ है। पर वो अचानक से कैसे चला गया? बजरंग बली की जोत के सामने इन प्रेतों की कोई औकात नहीं है। पर हाँ, तुम्हें कल हर हाल में दूसरे गांव जाना ही होगा, वरना ना जाने भाभी हमारे परिवार पर और क्या क्या छोड़ेंगी। आज तो मैंने संभाल लिया, पर ऐसी शक्तियों का कोई भरोसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं ताऊ जी के साथ दूसरे गांव निकल जाऊंगा। इस बला से मुझे भी पूरी तरह से छुटकारा पाना है। वो रात किसी तरह बीत गई, पर सुबह होते ही अनिल ताऊ जी के साथ बस से दूसरे गांव के लिए निकल गया। अनिल ने ताऊ जी को पिछली रात की सारी बातें बताई तो ताऊ जी ने कहा, शुक्र मना कि बजरंग बली का हाथ तुझ पर और तेरे परिवार पर था, वरना न जाने क्या हो जाता। ताऊ जी, मैं थक चुका हूँ इन सब से। घर छोड़ दिया, जमीन दे दी, अब भी ये लोग हमें चैन से नहीं जीने दे रहे। मैं अपने परिवार को ऐसे नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ बेटा, पर चिंता मत करो, बजरंग बली सब ठीक करेंगे। ताऊ जी की बातों से अनिल को हौसला तो मिला, पर कहते हैं ना, जब प्रेत पीछे लगे हो तो काम नहीं बनते। न जाने कैसे पर उस रोज बस को दूसरे गांव पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई, और जब अनिल और ताऊ जी पंडित जी के आश्रम पहुंचे तो दरवाजे पर खड़े छोटे पंडित जी ने कहा, पंडित जी का आज का समय समाप्त हो चुका है।
बेहतर होगा कि अब आप कल आएं। अरे पंडित जी, पर हमारी बस खराब हो गई थी, इसलिए हमें देर हो गई। मेरा पंडित जी से मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माफी चाहूंगा, पर अब आपका मिलना कल ही संभव होगा। चिंता मत कीजिए, बजरंग बली आपकी रक्षा हमेशा करेंगे। चलता हूँ। छोटे पंडित जी तो वहां से लौट गए, पर अनिल और ताऊ जी वहीं खड़े खड़े बातें करने लगे। ताऊ जी, अब क्या करूं? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। घबराओ मत, सब ठीक होगा। एक काम करते हैं, हम लोग आज इसी गांव में रुकते हैं। कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ चले आएंगे। नहीं ताऊ जी, मैं अपने परिवार को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर कहीं कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं बस लेकर अभी लौट जाता हूँ। कल सुबह 5 बजे की बस लेकर ही मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।